process builder, what is apex, what is validation rule, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें जो है हमारी टेस्टिंग में इंक्लूड होनी चाहिए। तो आई डू एंश्योर कि जब एग्जीक्यूशन होने जा रहा है तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी एंश्योर करनी है कि वहां पे। ओके, तो मेनली दिस इज अबाउट जो कि एक आर्किटेक्ट वाली जो फील आती है, दिस इज वेयर आई फील कि हाँ ये आर्किटेक्ट वाली फील। ऑब्जेक्ट्स में, स्टैंडर्ड फील्ड्स में तो कहीं कोई दिक्कत आती नहीं, बिकॉज सेल्सफोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दोस थिंग्स। ठीक है। जब हम कस्टमाइजेशन की बात करते हैं, कोई कस्टम ऑब्जेक्ट हमने बनाया, कस्टम फील्ड हमने बनाया, तो आई आई यूजुअली प्रेफर कि मैं उस आर्किटेक्चर को समझूं कि जो इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें जो फील्ड्स हैं उनको कैसे बाइंडिंग की है, कैसे रिलेशनशिप इन्होंने मेंटेन किया है। ये मतलब यहाँ पे क्योंकि कहीं ना कहीं पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्टेप्स में भी आज के टाइम पे टेस्टर की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ये एक सबसे बड़ी चीज हो रही है। एज अ टेस्टर हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। बट सर अगर आज के मार्केट सिनेरियो में बात करूं तो सेल्सफोर्स टेस्टर प्लस एडमिन दोनों का कॉम्बो बहुत चल रहा है। आज के टाइम पे सेल्सफोर्स टेस्टर से टेस्टिंग के अलावा उसके पूरे एडमिन कंट्रोल पर्टिकुलर क्लाइंट के हैंडल करने के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है कि क्या मेरा टेस्ट, क्योंकि टेस्टर तो मेन यही है ना कि जो चीज बन रही है उसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, मैं काम कर रहा है। ये जो वाई और व्हाट वाली चीज है, ये आपके पास में हमेशा इसका आंसर होना चाहिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। अगर हमारे पास में दो चीजें आ जाती है, दैट मीन्स हमने जो सबसे आई वुड से 70 या 80% जो जर्नी है वो अपन ने वहीं कवर कर। ओके, रेस्ट ऑफ जो 20% है वो अबाउट एग्जीक्यूशन। डेफिनेटली इट इज अबाउट टेस्ट के सिनेरियोज आल्सो। जब हमने व्हाई और व्हाट का पता लगा लिया, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, यानी कि हमने कस्टमर माइंडसेट हमने अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ले आए हैं। उसके बाद जो टेस्टिंग माइंड है, टेस्टर का काम तो फिर खत्म हो जाएगा अगर बीए ने वहां पे टेस्ट केसेस लिख दिए तो। सर इसी में एक और चीज आती है कि कभी कभी यहाँ पर ना एक्सक्यूज के ऊपर बात होती है। ये बग नहीं है, ये फीचर है। ये भी हम यहाँ पर एक चीज को कर देते हैं कि ये भी चीजें होती हैं, रिलीजेस आती हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाओ, लेकिन हाँ टेस्टिंग साइड से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब वो आपकी टेस्टिंग को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। इसके अलावा जो नई रिलीजेस में क्या क्या चीजें आ रही है, जैसे आज अपन बहुत ही जेनरिक टर्म है और बहुत ही ट्रेंडिंग भी है, एआई। अभी जो है आइंस्टीन के साथ में। Hi sir, first of all a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing. How are you? Hi Gandharv, I'm good. Thanks for inviting me. How are you doing? I'm also very fine and thanks for asking sir. And first of all thank you so much for accepting the invitation as well. So थोड़ा सा आज पहले टॉपिक को और क्लियर करते हैं कि क्या बात होने वाली है। हर प्रोफाइल में आर्किटेक्ट की जब बात होती है ना तो सब कहते हैं कि यार ये तो सबसे बड़ी प्रोफाइल है, इस पे जाने के लिए मुझे कम से कम 6-7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और क्लाइंट साइड का एक्सपीरियंस चाहिए और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में मेरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और मैं ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द ऐसा एम्प्लॉय होना चाहिए जिसकी बिलिंग सबसे अच्छी खासी होनी चाहिए और मेरे हर जगह नंबर ना सबसे ही होने चाहिए। ये आर्किटेक्ट को लेके अगर मैं किसी जूनियर टेस्टर से बात करूं, डेवलपर से बात करूं, तो उसका ये एक जवाब आता है जो एक जेनरिक इन नेचर है। बट असली में आर्किटेक्ट होता क्यों, कौन है, उसका काम क्या है, इसके बारे में जब उनको पता चलता है तो पता चलता है कि मेहनत लगेगी, ऐसे नहीं है कि सीधा पहुंच जाएंगे। लेकिन मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट अभी तक रिकॉर्ड किए, सेल्सफोर्स के, सेल्सफोर्स टेस्टिंग के, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं सेल्सफोर्स क्यूए आर्किटेक्ट के रोड मैप के ऊपर पूरे बात करने वाला हूँ। और मेरे साथ इस समय दीपक सर हैं जो सेल्सफोर्स क्यूए आर्किटेक्ट है इस समय, एंड जिन्होंने अपना पूरा करियर ही सेल्सफोर्स टेस्टिंग में ही पूरा अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस इन्वेस्ट किया उनमें। और आज के पूरे पॉडकास्ट में बात करें तो हमने डिस्क्लेमर ऑडियंस को दे दिया सर कि आज सेल्सफोर्स क्यूए आर्किटेक्ट के रोड मैप के ऊपर बात होने वाली है। सो डायरेक्टली क्वेश्चंस पर नहीं जंप करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी जर्नी हमारी ऑडियंस के साथ एक बार शेयर कर दो कि हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी इन द इकोसिस्टम ऑफ सेल्सफोर्स एज अ टेस्टर, एंड आप अपने रोल के बारे में भी थोड़ा सा बता दो जो आप सेल्सफोर्स क्यूए आर्किटेक्ट के ऊपर कर रहे हो। सो ओवर टू यू नाउ। जरूर जरूर, थैंक यू गंधर्व। Hi, I'm Deepak Sharma. I do have currently 1.3 decades years of experience. Okay. I started my journey as a non Salesforce, मतलब starting में Salesforce नहीं था। तो जो ये 1.3 decades हैं, almost 13 years हैं, इसमें Salesforce, non Salesforce,
मैनुअल प्लस ऑटोमेशन, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग जो स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट डिस्कशन से लेकर के हाँ। साइनिंग इट ऑफ इन फॉर्म रिलीज, तो हम्म। ये सारा एक्सपीरियंस इंक्लूडेड है. ओके। So, and currently I'm working in a software product-based company, ओके। which is leading the market of HVAC, heat and ventilated AC वाला. So, ओके। currently I'm situated in that. ओके सर, इसमें ना बहुत सारी चीजों में हमने बात जो आज हमने करनी है, आज हमने बेसिकली उस लेवल पे बात करनी है ना कि जिस लेवल पे ना सिर्फ हम सोचते हैं कि वो बनेंगे, लेकिन बनने के लिए जो सफर है ना उसके ऊपर पूरी बात करनी है, जो कि आर्किटेक्ट है. सर सबसे पहले तो ये कि सेल्स फोर्स क्यू आर्किटेक्ट होता क्या है, जैसे मेरे को नहीं पता मान लो, तो आप मेरे को एक बार पूरा बताओ कि सेल्स फोर्स क्यू आर्किटेक्ट होता क्या है, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ कि किस तरीके से इसको पॉडकास्ट को हम और करते हैं इस तरीके से. जरूर जरूर. So, in fact, जब मैंने सबसे पहले सुना कि जो पोजीशन का नाम था Salesforce QA आर्किटेक्ट था, आई वाज हाँ. वर्किंग एज ए QA मैनेजर अर्लियर बिफोर दैट. ओके. तो मुझे काफी अच्छा लगा सुन करके, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ज्यादा इस डेजिग्नेशन के नाम से बहुत ज्यादा ओपनिंग्स होती नहीं है. हाँ. और जब मैंने वहां पे इनफैक्ट जेडी देखा, तो आई केम टू नो कि इट इज इन्वॉल्विंग not just only managerial skills, not only just individual contributor skills, it is including each and everything. जो भी मैंने अभी तक सीखा था, ये हम्म. उन सबका मिक्सचर था. तो जो जेडी था वो देख करके मुझे समझ में आया कि चलो ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि केवल रिसोर्स प्लानिंग वाली चीज में मैं रहूंगा या हाँ. केवल इंडिविजुअल में रहूंगा, बट इट इज मोर ओवर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. हम्म. तो आई वॉज मोर इंटरेस्टेड, और फिर मैंने इस पे स्टार्ट किया काम. और अभी जो मैं समझ पाया हूँ इतने टाइम में, जो सेल्सफोर्स क्यूए आर्किटेक्ट का रोल बेसिकली क्या क्या इंक्लूड करता है, इट इज अगेन राइट फ्रॉम राइटिंग द टेस्ट. सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला पार्ट है, वो जी. हम ऐसा नहीं है कि आप लीडर हैं या फिर आप मैनेजरल पोजीशन पे हैं, तो योर टीममेट्स विल गो इन द टीम, दे विल गैदर द रिक्वायरमेंट एंड यू विल बी टेलिंग देम कि ऐसा 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 करना है. बट इट इज मोर ओवर अ रोल जो कि एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के साथ साथ एक लीडरशिप वाला भी है. तो इट ओके. इंक्लूड्स बोथ ऑफ द थिंग्स. ओके. तो सर अब अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम एक टेस्टर की बात करते हैं, डेवलपर की बात करते हैं, तो उसकी दिनचर्या स्टार्ट होती है जब वो लॉगिन करता है, जीरा पे जाता है, टिकट असाइन करता है, अपने आप को जो उसको लगता है कि उसको अपनी बकेट में लेता है, ईमेल चेक करता है, काम स्टार्ट करता है, डीएसएम होती है, अपडेट देता है या अपडेट लेता है. सिंपल है. ये एक उसका डे इन द लाइफ ऑफ अ सेल्सफोर्स डेवलपर टेस्टर बिजनेस एनालिस्ट, ये एक सिंपल होता है. ये जी. सेल्सफोर्स क्यूए आर्किटेक्ट का डे कैसे स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं है लोगों को है क्या, क्योंकि हम्म. आर्किटेक्ट बोलने में बहुत लगता है आसान चीज, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि जी. बिजनेस यहीं से आ रहा है, कस्टमर रिटेन यहीं से हो रहा है, सॉल्यूशन बिल्डिंग यहीं से स्टार्ट हो रही है. तो इसके ऊपर मैं आपका जानना चाहता हूँ, ये आपका डे कैसे स्टार्ट होता है. ठीक है, मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में. इट स्टार्ट्स, जो स्टार्टिंग के जो फेज हैं वो देर आर वेरी कॉमन. ओके. रिव्यूइंग द ईमेल्स एवरी डे, कुछ हम्म. हाई प्रायोरिटी इशू या कोई ऐसा मेल आया हो जो कि एग्जिस्टिंग प्रायोरिटीज को सुपरसीड कर रहा हो, इस तरह का ऐसा कुछ आ रहा है तो उसको प्रायोरिटी पे लेना. उसके बाद जो डेली स्टैंड अप है उसके लिए प्रिपेयर होना. इट इज नॉट लाइक जाना है मीटिंग में और ठीक है डिस्कस करना है. वी नीड टू फर्स्ट प्रायोरिटाइज द थिंग्स कि जो अभी ईमेल्स आ गए हैं नए, हम्म. अगर उनमें कोई प्रायोरिटी आइटम आए हैं तो उनको कैसे प्लान करना है, कौन से रिसोर्स को क्या असाइन करना है, और उसके साथ में लग करके कहाँ तक अपने को उसको समझाना है ताकि फिर वो आगे उस पर काम करें. जी. So that is the first part. Second part is assignment of the work to the QA, जो QA members हैं उनको वर्क असाइन करना. और उसके बाद में ये देखना कि जो भी जो सॉल्यूशनिंग वाला पार्ट है, जैसे हाँ. आज कोई नई स्टोरी स्टार्ट हो गई है, अब ये हम्म. मैंने असाइन किया है 3 नई स्टोरीज, 3 नए लोगों को. तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि जो अंडरस्टैंडिंग है उस स्टोरी की, ठीक है, लास्ट वीक उसकी ग्रूमिंग हो गई है, उसकी अंडरस्टैंडिंग सबके पास पहुंच चुकी है. बट उसके बाद में जो अगला स्टेप है वो ये कि जो टेस्ट केस लिखे गए हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, ओके. और प्रॉपर होने के बाद में उसका हम्म. जो एग्जीक्यूशन है कितना फिजिबल है. राइट. ओके. तो उन लोगों के साथ में बैठ करके उन टेस्ट केसेस को डिस्कस करना, क्योंकि हम्म. ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जब वो टेस्ट केस लिख रहा हो तो मैं उसके साथ बैठा हूँ. राइट. बिल्कुल. 3 लोगों ने टेस्ट केसेस लिख लिए हैं,
तो जो बंदा स्टार्ट करने जा रहा है, जस्ट बिफोर दैट, ओके, आई विल गो विद इट, आई विल रिव्यू द टेस्ट केसेस, ठीक है, दीज थिंग्स आर फिजिबल, ठीक है, अपने इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। अगर उसमें कोई इनपुट देना है तो आई विल आस्क हिम कि ये वाला ऐड करो, ये वाला ऐड करो, ये वाला ऐड करो। उसके बाद में एग्जीक्यूशन इज समथिंग जो कोई भी कर सकता है, राइट। जो सबसे बड़ी चीज है, जो आई थिंक मेरी नजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है रिक्वायरमेंट को समझना और उस रिक्वायरमेंट को समझ करके सिनेरियोज को लिखना। दैट इज आई वुड कॉल रियल क्यूए। ये रिगार्डलेस है, नॉट इवन सेल्स फोर्स और नॉन सेल्स फोर्स, ये रिगार्डलेस है ना, दोनों केस में ये सेम चीज काम करती है। लेकिन हाँ, जब हम सेल्स फोर्स की बात करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हम यूज करने लगते हैं। एक सेल्स फोर्स एक अलग ही वर्ड है, राइट, यू कैन से, एक अलग ही दुनिया है ना, जहाँ पे अलग अलग टर्म्स है, अलग एक तरह से लैंग्वेज है ना। व्हाट इज प्रोसेस बिल्डर, व्हाट इज अपेक्स, व्हाट इज वैलिडेशन रूल, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें जो है हमारी टेस्टिंग में इंक्लूड होनी चाहिए। तो आई डू एंश्योर कि जब एग्जीक्यूशन होने जा रहा है तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी एंश्योर कर ली हैं कि वहां पे है। ओके, तो मेनली दिस इज अबाउट जो कि एक आर्किटेक्ट वाली जो फील आती है, दिस इज वेयर आई फील कि हाँ, ये आर्किटेक्ट वाली फील है। तो दिस इज द मेन वर्क आई डू स्टार्ट विद। सर अब इसमें भी ना थोड़ा सा मैं और डीप डाउन जाना चाहूंगा। अब जब सेल्सफोर्स की आर्किटेक्ट की बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक तो हो गया टीम मैनेजमेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ेंगे हमारे, जब हमारे एक्सपीरियंस ईयर्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम को गाइड करने के लिए बढ़ेगी, टीम साइज भी बड़ी होगी और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एलोकेशन के हिसाब से भी रिसोर्स एलोकेशन इज वन ऑफ द पार्ट भी हो सकता है। बट फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ अ सेल्स फोर्स टेस्टर, क्योंकि वो टेस्टर तो अंदर है ही ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या कौन सी होती है एक सेल्स फोर्स की आर्किटेक्ट की? कोड को ब्रेक करना वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके अलावा क्या होगी? आई वुड से जो जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्यूए आर्किटेक्ट की, वो ये है कि जो सोल्यूशनिंग हुई है, यानी कि जब व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, जब स्टोरी हमारे पास में आ जाती है क्यूए में, हमारे पास जो सिनेरियोज हमने देख लिए हैं सारे के सारे अप टू डेट हैं, वेल अप टू डेट हैं, इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन की नीड नहीं है। तो उस टाइम पे सबसे पहले जो कस्टमर सेंट्रिक एस्पेक्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि ये जो मेरे टेस्ट केसेस हैं, इसमें मुझे मालूम है कि आई कैन ब्रेक द कोड इन एनी वेज, बट पहले मुझे ये समझने की नीड है कि जो एग्जीक्यूशन है उसका फ्लो क्या होना चाहिए। ये जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है। आई नो डिफरेंट वेज में सिक्योरिटी में घुस जाऊंगा, मैं परफॉर्मेंस में घुस जाऊंगा इफ आई नीड टू ब्रेक द थिंग्स, बट जो सबसे पहला एस्पेक्ट है वो ये है कि सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को कस्टमर कैसे यूज करने जा रहा है, आपको एग्जैक्टली सेम चीज मिमिक करने की कोशिश करनी है वहां पे, ताकि जो फर्स्ट जिसको हम हैप्पी पाथ कहते हैं या रियल वर्ल्ड एग्जांपल कहते हैं, वो हम कंप्लीट कर पाए। तो अगर वो फ्लो हमने कंप्लीट किया तो दैट विल गिव मी एश्योरिटी कि हाँ, जो जो मेजर फ्लो था या हैप्पी पाथ था, प्रैक्टिकल वर्ड सिनेरियो था, वो हमने चला लिया। तो इसके साथ में जब ये हम चला रहे होते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज अपने पास में यहाँ पे होती हैं। जैसे कि अगर आपकी सेल्सफोर्स एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन है किसी थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ में, तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, एंड दैट्स वेयर योर एक्सपर्टीज कम इनटू द पिक्चर। ठीक है, तो जब आप अपने टीम मेंबर्स को बता रहे हैं कि ठीक है ये वाला एप्लीकेशन अपन को टेस्ट करना है, तो जब इंटीग्रेशन साथ में आ रहा है तो सबसे पहले हमारे को कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है या नहीं है। बीइंग अ टेस्टर, बीइंग अ क्यूए, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग प्रॉपरली और नॉट। जब इंटीग्रेशन वाला कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज प्रॉपर हो चुकी है, तो उसके बाद में जो फ्लो है, जो सीमलेस फ्लो है डेटा का फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम which we have to take care of, तो आई थिंक ये वो स्पेसिफिक चीजें हैं जहाँ पे सेल्सफोर्स डोमेन में और जो आर्किटेक्चरल वाला जो रोल है, दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। आपने एक चीज को भी ऐड किया कि कस्टम, अब जहाँ कस्टमाइजेशन की बात होगी टैस्टर का आना ऑटोमेटिकली जरूरी है, क्योंकि जब सेल्सफोर्स की इकोसिस्टम में बात करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन दो चीज आ जाती है। कॉन्फ़िगरेशन में एडमिन पार्ट हो गया, जिसके लिए जनरली बोला जाता है कि टेस्टर की नीड नहीं है, जो कि एक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी ब्रेक होता है, वो भी ब्रेक होता है। बट कस्टमाइजेशन के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे यहाँ पे टेस्टर की नीड नहीं है। यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को सिर्फ डेवलपर ने बनाया, यूनिट टेस्टिंग कर ली और थोड़ा सा यूनिट से थोड़ा सा और अंदर चला गया, डीप कर गया, बट हैप्पी पाथ इज वर्किंग फाइन। हम नहीं बोल सकते। डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस वाइज वो कैसा है, एपीआई वाइज वो कैसा है, इंटीग्रेशन वाइज वो कैसा है, एंड टू एंड कैसा है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ गई। तो कस्टमाइजेशन चीजों को टेस्ट करने के लिए क्या अप्रोच
आर्किटेक्ट एक अपनाता है। अगर मैं नॉर्मल टेस्टिंग की बात करूं, मेरे पास लॉगिन फॉर्म है, उसके अंदर दो फील्ड्स हैं, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। फॉर ऑथराइजेशन यूजर नेम हो गया, ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड हो गया, लॉगिन बटन हो गया। मैं नॉर्मली हैप्पी पाथ में चला लूंगा, जो मेरे को पता होगा कि 1 2 3 4 पासवर्ड की लिमिट ये है, यूजर नेम एड करके ब्लैंक स्पेस एज एन इनपुट कर दिया और क्लिक कर दिया, दोनों में नहीं डाली, इनपुट कर दिया। ऐसे करके मैं बहुत सारे केसेस बना सकता हूँ कि 30 35 केसेस में मिनिमम बना सकता हूँ। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ वर्स्ट केस पे ही ध्यान देंगे। वो क्या करेंगे कि डेटा डाल हम्म। पेज को रिफ्रेश कर देंगे, कुछ भी हो सकता है, इंस्पेक्ट पे जाके चेक करेंगे बिल्कुल। फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें आ गई। राइट। राइट। आर्किटेक्ट की जब बात होती है, चाहे वो डेवलपमेंट फील्ड में आर्किटेक्ट हो या टेस्टर फील्ड में आर्किटेक्ट हो, वो कितने लेवल पे बेस पे जा रहा है ना, वो बहुत मैटर करता है। तो एज अ क्यूए आर्किटेक्ट, जब आपको कोई प्रॉब्लम को टेस्ट करने के लिए असाइन होती है या कोई टिकट होती है, आपकी फर्स्ट अप्रोच क्या होती है? सीधा ब्रेक करना है कि क्या करना है? क्योंकि वो डेफिनेटली नॉट। डेफिनेटली नॉट। अगर सबसे पहले कोई चीज जब भी टेस्टिंग के लिए आती है, तो जो सबसे पहली अप्रोच है वो डेफिनेटली कस्टमर सेंट्रिक ही होती है और होनी चाहिए। मेरा मेरा ऐसा मानना है कि वो हाँ कस्टमर सेंट्रिक ही होनी चाहिए। ठीक जी। है, हम क्यूए हैं, डेफिनेटली इट इज आवर वर्क एंड इट इज आवर इंटरेस्ट ऑल्सो कि हम ब्रेक करें अच्छे से, ज्यादा से ज्यादा बग्स बनाएं, हम्म ज्यादा से ज्यादा टेस्ट केसेस लिखें। लेकिन जो पहला एस्पेक्ट है अभी भी, जो कि मैं मानता हूँ वो यही है हम्म कि जो आपका टेस्टिंग का जो फ्लो है वो हम्म रियल वर्ल्ड वाला होना चाहिए, यानी कि कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। यू शुड कंसिडर योर सेल्फ एज अ कस्टमर, कि हम्म, कस्टमर इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करने जा रहा ठीक है। है। ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले ये वाला फ्लो चला लिया, अगर वो ही नहीं चल रहा तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग, कि मतलब एक तरह हम्म से ब्लॉक हो गए, है ना। हाँ उसके बाद जो कस्टमाइजेशन वाली चीज है, हमारे को सबसे पहले ये देखना है कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स में, स्टैंडर्ड फील्ड्स में तो कहीं कोई दिक्कत आती नहीं, क्योंकि बिकॉज सेल्स फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दोस थिंग्स। ठीक है। जब हम कस्टमाइजेशन की बात करते हैं, कोई कस्टम ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, कस्टम फील्ड हम्म हमने बनाया है, तो आई आई यूजुअली प्रेफर कि मैं उस आर्किटेक्चर को समझूं कि हम्म जो इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें जो फील्ड्स हैं उनको कैसे बाइंडिंग की है, कैसे हम्म रिलेशनशिप इन्होंने मेंटेन किया है। हम्म ये मतलब यहाँ पे जो लुकअप है, क्या लुकअप ही होना चाहिए, या यहाँ पे जो है मास्टर डिटेल होना चाहिए। हम्म यहाँ पे जो डेटा का इन्होंने मतलब जो फॉर्म है, ठीक है, यूआई की वाइज भी हम बात कर सकते हैं, हम्म, जो सीक्वेंस है, फ्लो है, जो सीक्वेंस है हम्म, ओवरऑल फील्ड्स का, वो कैसा होना चाहिए। ओके। और इंटीग्रेशन साइड से बात करें तो जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा भेज रहे हैं, तो जो मैपिंग है, कौन से फील्ड से कौन से फील्ड की मैपिंग होनी चाहिए, वो परफेक्ट है या नहीं है। फिर ओके। उसके बाद में जो डेटा का फ्लो इंटीग्रेशन के बाद में थर्ड पार्टी सिस्टम में हो रहा है, वो कितना वहां पे परसिस्टेंट है या नहीं है, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर है या नहीं है। जब ओके। हम सेम चीज को एपीआई के थ्रू बार बार कॉल करने जा रहे हैं, तो वो चीजें प्रॉपर वर्क कर रही नहीं कर रही। तो दीज आर पार्ट ऑफ द टेस्टिंग व्हिच आई यूजुअली प्रेफर। अब सर इसी में ना मैं थोड़ा सा और डीप जाना चाहूंगा क्यू आर्किटेक्ट परसेप्शन से प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके। अभी हमने सॉल्यूशन अप्रोच देखा है कि टेस्टिंग अप्रोच ये रहती है कि मैं ये चीज समझूंगा। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस में ना एक चीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया, और ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन ही है। जब मैंने इनिशियल लेवल पे सेल्स पर टेस्टिंग स्टार्ट की थी, तो मेरे को मेरे मैनेजर ने ये चीज बोली थी कि गंदर तुम्हें ना सिर्फ अपना जो फ्रंट एंड है ना, बस वहां देखो, वहां पे ना कुछ ब्रेक नहीं होना चाहिए। बैक एंड पे तो बीए एक बार देख लेगा कि क्या क्या चीजें यूएट में हो रही है कि नहीं हो रही, और बाकी डेवलपर ने अपनी तरफ से देख लिया है, तो तुम मत छेड़ना। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, क्वेश्चन बनता है क्यों? तो उन्होंने बोला टेस्टिंग माइंडसेट ऐसा होता है ना कि वो अगर घुस गया डीप में, तो वो वहां पे भी इशू ना निकाल दे, और वहां पर चीजें ऑलरेडी हमें क्लाइंट ने बना के दी और हम उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते इस पॉइंट इन टाइम पे। ये क्वेश्चन ऐसा ऐसी सिचुएशन तब पनपती है जब आपकी प्रोजेक्ट की डिलीवरी बहुत नियर बाय होती है, और टेस्टर जो होता है वो बिल्कुल उस इरादे से बैठा है कि मेरी तरफ से साइन ऑफ तब जाएगा जब 100 एंड 100 मेरी तरफ से होगा। तो यहाँ पर एक मेरे को चीज समझ आ गई कि फ्रंट एंड से हम भाग नहीं सकते और बैक एंड के पास हम जा नहीं सकते। तो एक क्यूए आर्किटेक्ट अगर अपनी टीम को गाइड करता है, तो उसका क्या रहता है आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग कि फ्रंट एंड और बैक एंड में किस तरीके से बैलेंस होगा? मैं थोड़ा और एग्जांपल के थ्रू करता हूँ इस क्वेश्चन को। एक एक्सपीरियंस साइड है जो मेरा फ्रंट एंड है, बैक एंड मेरा सेल्स फोर्स है, उसके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मेरे डेटा की मैपिंग है। मेरे को बीए ने मेरे बोल दिया या मैनेजर ने बोल दिया वो पीछे लिंक है, एपीआईज वगैरह है, हमने चेक कर लिया, उसकी लिमिट है, तो उसको वरी करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ फ्रंट एंड पे देखो कुछ ब्रेक ना हो और मैपिंग ठीक चलनी चाहिए। तो अब मैं लिमिट हो गया हूँ एज अ टेस्टर, एंड एज अ टेस्टर आई डोंट हैव टू लिमिट माई सेल्फ, बिकॉज अगर मैंने अपने आप को लिमिट कर डेफिनेटली। दिया तो फिर तो मैं वही चलाऊंगा, क्लिक करा, रिफ्रेश किया, नहीं। बिल्कुल। अब मेरे को क्लाइंट ने यहाँ पर ये भी चीज बोल दी है कि गंधर्व
जो पीछे बैकएंड पे है ना वो एकदम ठीक है, बस तुम्हें वहां पे फ्रंट एंड पे आना चाहिए। बट जब तक मुझे बैकएंड पे वो क्यों है वो नहीं पता चलेगा, तो फ्रंट एंड पे तो सिर्फ मैं वेरीफाई करने आऊँ, टेस्टिंग थोड़ी ना करने आऊँ। यहाँ कोई मैच द कॉलम नहीं हो रहे, तो ये बिल्कुल एलएचएस बिल्कुल। इक्वल टू आरएचएस का फॉर्मूला भी नहीं यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ टेस्टिंग मुझे करनी है। हम्म। तो मैं, क्योंकि ये एक आर्किटेक्ट लेवल की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, जब दोनों चीजों का बैलेंस है। तो मैं इसके ऊपर आपका जानना चाहता हूँ कि इस पॉइंट इन टाइम में किस तरीके से हम अपने इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, और ये बहुत एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। गंदर, मैं इस पॉइंट के लिए कहूंगा कि जो क्यूरियोसिटी है, अगर आप में वो क्यूरियोसिटी है तो डेफिनेटली ठीक है, क्लाइंट ने मना कर दिया, मैनेजर ने मना कर दिया, बट डेवलपर तो आपका दोस्त ही है ना। यू इफ यू हैव दैट क्यूरियोसिटी, तो और क्यूरियोसिटी के अलावा आपको कुछ नॉलेज डेफिनेटली इजीली होगा कि आपने सेव बटन हिट किया है किसी चीज को सेव करने के लिए, तो आप एपेक्स जॉब में जाकर के जॉब्स को जरूर देखोगे। चाहे तो क्लाइंट ने हाँ किया है ना किया है, आप जरूर देखोगे कि इस बैच के अंदर कितने, मतलब इस वाली कॉल में कितने बैचेस पिक हुए, व्हाट वाज द नंबर ऑफ टोटल बैचेस, हाँ। एंड किस तरह से ये चल रहा है। इसमें तो ऐसा तो नहीं आ रही कि इसमें एरर आ रही है, अपने हम्म। को पता नहीं पड़ रहा, सेव इट कर दिया और वो लोडिंग इंडिकेटर घूमे जा रहा है, बहुत सी बार लोडिंग इंडिकेटर भी नहीं चल रहा लेकिन अपने को पता नहीं पड़ पा रहा। तो हम्म। ये नॉलेज मुझे लगता है कि समहाउ आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास में ये नॉलेज आपने समहाउ अचीव किया हुआ है, तो आपको वो फ्लो कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। यानी कि जो आपका अंडरस्टैंडिंग का तरीका है, कि आपको बैकएंड पता हो, डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, कौन से कॉल्स कॉल आउट कैसे हो रहे हैं, कौन से बैचेस कहाँ कहाँ रन हो रहे हैं, यू शुड डेफिनेटली हैव दैट, ताकि मतलब ठीक है स्टार्टिंग के टाइम पे हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा हाईलाइट ना हो, हम्म। लेकिन द टाइम यू स्टार्ट मेंशनिंग दीज थिंग्स इन योर डिफेक्ट्स, इन योर बग्स, हम्म। इट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ओके। यू शुड कंटिन्यू विद दिस पार्ट, और ये मैं कहूंगा कि बहुत जरूरी है। अदरवाइज फिर एक, ये तो मतलब रिगार्डलेस सेल्स फोर्स या यूआई टेस्टिंग ये जो आप कर रहे हो, है ना, एग्जैक्टली। विद इन सेल्स फोर्स में होते हुए भी आप केवल हिट करके देख रहे हो, सेव हो गया और यू आर हैप्पी, तो आई डोंट थिंक ये सेल्स फोर्स स्पेसिफिक आपने नॉलेज यहाँ पे गेन की है, या आप इसको कुछ अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वो चीज आप में डेफिनेटली होनी चाहिए। ट्रू, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर हाईलाइटिंग द यूआई वर्सेस फंक्शनल पार्ट हियर, बिकॉज ये एक डिफरेंशिएशन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और लिंक्डइन पर बहुत सारे होता है कि इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये लोग सीटीसी कंपैरिजन पे हमेशा करते हैं सेल्स फॉर टेस्टिंग वर्सेस अदर टेस्टिंग। बट वन ऑफ द मेजर अप्रोच यहाँ पर डिफरेंशिएशन ये रहता है कि ये फंक्शनल ज्यादा है, यहाँ पे यूआई लेवल को क्लाइंट भी जनरली कहता है कि वी विल टेक केयर ऑफ दिस दीज पर्टिकुलर करेक्ट। थिंग्स इन नियर फ्यूचर, बट एट एन इनिशियल लेवल और एट दिस पॉइंट इन टाइम एज अ टेस्टर और एज अ टीम ऑफ टेस्टर, या जो भी पूरा टीम उस पर्टिकुलर टिकट पे काम कर रही है, they have to be very very more functional about that particular thing. So thank you so much for highlighting this point. सर मैं इसी में थोड़ा सा और इसके डोमेन में जानना चाहूंगा थोड़ा सा। सेल्स फोर्स की बात कर रहे हैं तो क्लाउड्स की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और आर्किटेक्ट में भी सर बहुत सारी चीजें होती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक कंपैरिजन फैक्टर करते हैं डेवलपर के साथ। डेवलपर की अगर कोई आर्किटेक्ट बनता है तो होता है ना कि यार मैं आर्किटेक्ट हूँ, मेरा सॉलिड ये वाला क्लाउड एक्सपीरियंस क्लाउड मेरा बहुत सॉलिड है। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए होंगे, तो पर्टिकुलर एक नीश उनके पास है एज एन आर्किटेक्ट। तो कंपनीज के पास अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आएगा तो एट दैट पॉइंट इन टाइम वो आर्किटेक्ट उनका हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस है, वो क्लाइंट से बात कर लेगा और अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर सकता है। जब इंटरव्यू होगा उसका क्लाइंट साइड पे तो उसके पास कॉन्फिडेंस आएगा। टेस्टर के पास ना जनरली ये लिवरेज रहता नहीं है सर। उनके पास ये होता है, या तो उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो शेडो रिसोर्सेज वाले होते हैं जहां पर अपफ्रंट नहीं होता क्लाइंट के सामने हमारा काम। हमारे काम की तारीफ भी हमें तब पता चलती है जब हमारा महीना खत्म होने वाला होता है और बिलिंग को लेके बात होती है, और जब हम फीडबैक ईमेल ईमेल क्लाइंट को देते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा रोल ना थोड़ा सा छुपता है आर्किटेक्ट बनने से पहले। तो अगर किसी भी पर्सन को क्यूए में आर्किटेक्ट बनना है सेल्स फोर्स में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल टेस्टिंग, आई एम जस्ट नॉर्मली टॉकिंग अबाउट द सेल्स फोर्स क्यूए आर्किटेक्ट, कि उसके लिए मुझे कौन से पर्टिकुलर क्लाउड्स पर पकड़ होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, आई थिंक आई अप्रिशिएट, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये हम्म। आपका। और जो सबसे बड़ा और जो फंडामेंटल है इसका, जो बेस है इसका, वो डेफिनेटली सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट ही है। इफ यू नो सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट, हम्म। यू कैन एंटर इन एनी क्लाउड, वो चाहे सेल्स हो, चाहे सर्विस हो, सीपीक्यू हो, कुछ भी हो, आप हम्म। उसमें जा सकते हैं। लेकिन जो आपका फंडामेंटल बिल्ड करता है, जो आपका फाउंडेशन बिल्ड करता है, वो एडमिन वाला पार्ट है। अगर ओके। आपको एडमिन वाला पार्ट अच्छे से आता है तो दैट विल गिव यू इनफ कॉन्फिडेंस
और उसके बाद में वो फिर डिपेंड करता है आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, कौन से डोमेन पे आप काम कर रहे हो। अगर ये सर्विस क्लाउड है, सेल्स क्लाउड है, सर्विस क्लाउड सेल्स क्लाउड हम जानते हैं काफी कनेक्टेड है, सीपीक्यू भी काफी कनेक्टेड है। जी तो ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी एक भी एरिया में हो तो यू शुड बी गुड। अगर आपने सेल्स पे काम किया हुआ है तो यू कैन इजीली, जो अगला प्रोजेक्ट अगर सर्विस स्पेसिफिक आ रहा है, सर्विस फोकस्ड आ रहा है, तो आप उसमें मूव हो सकते हो। वो मुझे लगता है किसी भी तरह से डिफरेंशिएशन नहीं होगा या डिस्क्रिमिनेट नहीं होंगे आप। अगर आपने सेल्स क्लाउड पे काम किया हुआ है तो यू कैन इजीली, यू कैन बी रेफर्ड और यू कैन बी रिकमेंडेड बाय द टीम मेंबर्स कि हाँ इसने सेल्स ओके क्लाउड पे काम किया अच्छे से, सर्विस क्लाउड पे अच्छे से कर लेगा। एंड ओके सेम थिंग फॉर सीपीक्यू ऑल्सो। तो जो लर्निंग कर्व है, वो जो बेस है वो सेल्स फोर्स एडमिन है, और उसके बाद में जो भी फर्स्ट आपका, जहाँ पे भी आप लैंड करते हो, जिस भी प्रोजेक्ट में लैंड करते हो, अगर वो सेल्स, सर्विस या फिर सीपीक्यू है, तो यू शुड बी कॉमन इन ऑल दीज थ्री आई वुड से। अब सर, जब पर्टिकुलर क्लाउड पे मेरे को पकड़ बनानी है तो मैं एडमिन से तो दूर जा नहीं सकता, क्योंकि एट द एंड मुझे एडमिन का नॉलेज होगा, देन ओनली मैं पर्टिकुलर क्लाउड में कस्टमाइजेशन वाली चीजें भी कर सकता हूँ। क्योंकि कहीं ना ठीक है। कहीं पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्टेप्स में भी आज के टाइम पे टेस्टर की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ये एक सबसे बड़ी चीज हो रही है, एज अ टेस्टर हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। बट हम्म। सर, अगर आज के मार्केट सिनेरियो में बात करूं तो सेल्स फोर्स टेस्टर प्लस एडमिन दोनों का कॉम्बो बहुत चल रहा है। हम्म। आज के टाइम पे सेल्स फोर्स टेस्टर से टेस्टिंग के अलावा उसके पूरे एडमिन कंट्रोल पर्टिकुलर क्लाइंट के हैंडल करने के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है कि क्या मेरा टेस्ट, क्योंकि टेस्टर तो मेन यही है ना कि जो चीज बन रही है उसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, काम कर रहा है चीजों को ब्रेक करके, कंडीशंस को बिल्ड करके, वो बिल्ड कर रहा है कहीं ना कहीं प्रोडक्ट हमारा टेस्टर। लेकिन एडमिन में ये चीजें जो होती हैं, कुछ चीजें सालों साल से ऐसी बनी हुई होती है कि कि पहले किसी ने ऑब्जेक्ट बना दिया था, पहले फील्ड बनी हुई थी, और उन फील्ड्स की इंटरनल डिपेंडेंसी इतनी हो जाती है तो कभी कभी अगर वो गलती से डिलीट होगी तो पूरा फ्लो ही खत्म हो गया आपका। तो जो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सेल्सफोर्स टेस्टर से एडमिन लेवल पे कितना लेवल का नॉलेज होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम टॉपिक की बात नहीं करें कि उसके वैलिडेशन रूल पता होना चाहिए, प्रोसेस बिल्डर पता होना चाहिए, पैचेस पता होना चाहिए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, क्योंकि जब सेल्सफोर्स डेवलपर की बात करते हैं ना तो हम ये बोलते हैं कि इसको तो एडमिन आता है, बट जब हम सेल्सफोर्स टेस्टर बात करते हैं ना तो कभी ये नहीं बोलते कि इसको एडमिन आता है, क्योंकि हम उसको एडमिन का टिकट नहीं दे रहे। तो ये एक बहुत बड़ा आज भी ना काउंटर क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी है, और सबसे बड़ा चीज है कि एक ग्लोबली लिंक्डइन पे देखे तो एक डिबेट भी है। तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू हम्म। जानना चाहता हूँ कि कितना लेवल ऑफ एडमिन इज क्वाइट क्वाइट इनफ फॉर अ सेल्सफोर्स टेस्टर। आई थिंक दोनों में डिफरेंसेस हैं, डेफिनेटली डिफरेंसेस हैं। हम्म एक टेस्टर, एक एडमिन हो, इसकी पॉसिबिलिटी 50-50 है, लेकिन हाँ एक एडमिन एक अच्छा टेस्टर हो, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बिकॉज जो एडमिन है उसके पास में ओवरऑल सेल्सफोर्स का पूरा आइडिया है, राइट? बेसिक फंक्शनलिटीज का आइडिया है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज का आइडिया है, बेसिक टर्म्स का आइडिया है। तो डिफरेंसेस डेफिनेटली हैं। बट हाँ, इसलिए जो एडमिन सर्टिफिकेट है, अगर आपने नोटिस किया हो तो एडमिन सर्टिफिकेट इज कॉमन अक्रॉस एनी प्रोफाइल। आप चाहे डेवलपर हो, आप चाहे क्यूए हो, आप हम्म चाहे बीए हो, हम्म हर हर एक, मतलब ये हर एक को रिकमेंड किया जाता है कि आपको सेल्सफोर्स एडमिन सर्टिफिकेशन आना चाहिए, यानी कि यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई दिस। इफ यू ओके हैव दैट सर्टिफिकेट, इट इज कंसिडर्ड कि आई मीन यू आर स्टैंडिंग एट अ गुड लेवल एंड यू आर मोर ट्रस्टवर्दी इन टर्म्स ऑफ विच एवर डोमेन यू आर बीइंग पुट इन। ओके। तो डिफरेंस है डेफिनेटली, लेकिन हाँ जो नॉलेज वाला है, जहां से मैं कहता हूँ फंडामेंटल स्टार्ट होता है, वो एडमिन वाला piece। ओके, अब मैं यहीं पे थोड़ा अपने सर्टिफिकेशंस के ऊपर बात किया तो मैं थोड़ा सा सर्टिफिकेशन में भी चलूंगा। हम्म। सर्टिफिकेशंस में सर अगर हम बात करें ना तो ना, आज के टाइम पे ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर किसी टेस्टर ने एक्सपीरियंस क्लाउड में काम किया तो वो, अगर उसने 6 महीने से लेकर 1 साल की ड्यूरेशन में काम कर लिया तो वो एक्सपीरियंस क्लाउड कंसल्टेंट का सर्टिफिकेशन उसके लिए कहीं ना कहीं जरूरी है। हम्म। मतलब इसमें भी कंडीशन बताता हूँ कि किस कंडीशन में जरूरी है। मान लो यू आर वर्किंग विद वन ऑफ द लीडिंग सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने क्लाइंट्स के पास अपने टेस्टर का रिज्यूमे भेजती है इंटरव्यू के लिए, नेक्स्ट रिसोर्स को, पोजीशन को फिल करने के लिए। और हमने बोला हुआ है कि वहां पर एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस क्लाउड के पर्सन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 6 महीने से लेकर 1 साल में उसने काम किया हुआ है, और क्रेडिबिलिटी के लिए मेरे पास उसका सर्टिफिकेशन है। तो मेरे पास एक अपर एंड आ गया कि मेरा ठीक है। पर्टिकुलर, मेरे एंड से मेरा इनपुट तैयार है, यानी कि मेरा रिसोर्स इज रेडी फॉर द इंटरव्यू। नाउ उसकी स्किल जो है वो अपने बता देगा, क्योंकि अगर क्रेडिबिलिटी है दैट्स मीन कि थोड़ा स्किल भी होगा। मैं पूरे स्किल की बात यहाँ नहीं हम्म। कर रहा हूँ, क्योंकि 100 ऑन 100 नहीं आया है, 100 ऑन 70 मान लो करेक्ट। पासिंग नंबर आए हैं।
तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्वाइट स्किल इनफ है, तो इस चीज के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा डीप में। लेकिन जब सेल्सफोर्स क्यूए आर्किटेक्ट की बात करते हैं ना सर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का नीश होने के लिए डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से क्लाउड्स में काम किया। बट क्या, जब आप सेल्सफोर्स क्यू आर्किटेक्ट के रोल पे पहुंचते हो, तो एनी मिनिमम नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ अ टेस्टर इन द इकोसिस्टम ऑफ सेल्सफोर्स जो है, उसके लिए पर्टिकुलर कोई रिक्वायरमेंट होती है कि सिर्फ एडमिन हो जाएगा और मान लो कि जिन क्लाउड्स में काम किया उनका सर्टिफिकेशन चल जाएगा? क्योंकि ये आज के टाइम पे थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है तो सर्टिफिकेशंस का क्वांटिटी भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऑल्दो कुछ लोग तो एक साल में 4 भी कर लेते हैं डम्स पे, बट वो तो एक डिबेट का टॉपिक है। तो मैं फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ टेस्टर जाना चाहता हूँ। वेल, ऑफिशियली ऐसी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि फॉर बिकमिंग अ सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट यू मस्ट हैव दीज नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स, या कुछ एक आध सर्टिफिकेट कुछ भी हो आपके पास ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो मैं खुद भी चलिए ठीक है, पहले मैं सेल्सफोर्स क्यू आर्किटेक्ट की बात करता हूँ। इसके लिए डेफिनेटली किसी भी सर्टिफिकेशन की नीड नहीं है, लेकिन हाँ, दे विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि आपने मल्टीपल क्लाउड्स में काम किया है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपने सर्विस क्लाउड किया हुआ है। अब सेल्सफोर्स क्यू आर्किटेक्ट का मतलब वो समझते हैं कम से कम आपके पास में 5 से 7 साल का डेडिकेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्सफोर्स का, राइट? इफ यू आर हैविंग लेट्स से 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस, 10 में कम से कम 5 से 7 साल का आपके पास डेडिकेटेड एक्सपीरियंस हो सेल्सफोर्स का। और 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस में आई बिलीव कि एटलीस्ट कंसल्टिंग कंपनीज में तो बहुत ही इजीली ऐसा होता है कि आप मल्टीपल क्लाउड्स में काम कर लेते हो 5 से 7 साल। अगर ठीक है प्रोडक्ट बेस में हो, ठीक है, इसकी चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन हाँ, जो इंटरव्यूअर्स की एक्सपेक्टेशंस होती है वो ये होती है कि आपने मल्टीपल क्लाउड्स में काम किया हो अलोंग विद गुड नॉलेज, आई वुड से इन डेप्थ नॉलेज। तो और उसके लिए जो क्रेडिबिलिटी वाली चीज कही है आपने, अगर आपके पास में सर्टिफिकेशन है, डेफिनेटली इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर क्रेडिबिलिटी। अगर आपके पास नहीं तो मना नहीं करेंगे, लेकिन इट इज ऑलवेज गुड टू हैव। वो जो एक पॉइंट लिखता है अपन बहुत सी बार जेडी में लिखा होता है ना, गुड टू हैव सर्टिफिकेशन, तो गुड टू हैव है। लेकिन हाँ, व्हेन इट हैपेंस, व्हेन द इंटरेक्शन हैपेंस, जब आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो उस टाइम पे हाउ डू यू परफॉर्म? इफ यू एक्चुअली हैव गुड एक्सपीरियंस इन मल्टीपल क्लाउड्स, यू विल बी एबल टू बहुत ही अच्छे से आप आंसर कर पाते हो। सर अभी तक हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके बात किया, डे एक किस तरीके से होता है वो बात करा, माइंडसेट के ऊपर भी बात हुआ, फ्रंट एंड बैक एंड के रिलेशन के ऊपर बात हुआ। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन अभी हम करते हैं कि है क्या। जब टेस्टर की बात होगी तो टूल की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और जब टूल की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अलग ही मार्केट इस समय ये हो गया, कोई कहता है कि मुझे कोड लिखना पसंद है एज अ टेस्टर, कोई मुझे कहता है कि मुझे कोड नहीं लिखना, मैं नो कोड सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहता हूँ। बट आपके चलने या ना चलने से कुछ नहीं होने वाला अगर आपके क्लाइंट ने ही पहले से कोई ऐसा टूल परचेज किया हुआ जिसमें आपको लो कोड करना हो मान लो। तो मैंने जो सोचा था, मैंने जो करना था, जो मैं कर रहा हूँ, तीनों में अब डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर मेरी अप्रोच क्या होगी, मतलब मेरे को कैसे अवेयरनेस होनी चाहिए पर्टिकुलर टूल को यूज करने की भी, और टूल अगर मैं यूज नया भी कर रहा हूँ तो अडोप्ट मैं कैसे कर सकता हूँ एज अ सेल्सफोर्स टेस्ट इंजीनियर। बिकॉज आपको पता है कि सेल्सफोर्स में एक सबसे बड़ी चीज है जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट टेस्टर को होता है, वो है उसकी रिलीजेस। समर, विंटर, स्प्रिंग, जब नीचे की सब चीजें इंस्पेक्टर में चेंज होने लग जाती हैं, तो यहाँ पर एक चैलेंज आता है। तो क्यूए आर्किटेक्ट माइंडसेट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या सोचता है अपनी टीम के बारे में और अपनी खुद की टिकट्स के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत रियल लाइफ प्रॉब्लम है। तो मैं इसके ऊपर आपका कॉल जानना चाहता हूँ क्या पूरा। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल युगंधर, और इनफैक्ट आई वुड से कि मैं इस सिचुएशन से अभी रिसेंटली निकला हूं, तो आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस एज वेल। यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपकी कंपनी जो है लाइसेंस टूल के लिए जाना चाहती है या नॉन लाइसेंस के लिए। ओपन सोर्स। अगर आप लाइसेंस्ड के लिए जाओगे, अगर नॉन लाइसेंस्ड के लिए जाओगे, तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट सेलेनियम इज वन ऑफ वुड आई वुड रिकमेंड, सबसे सबसे अच्छा टूल है सेलेनियम वेब ड्राइवर। आप उसको चूज कर सकते हो, उसको पिक कर सकते हो। दैट इज मतलब हर एक टूल के कुछ प्रोस एंड कॉन्स है, हर एक टूल के। ऐसा नहीं है कि मैं सेलेनियम बोल रहा हूँ तो मैं फिर एक डिबेट में नहीं जाना चाहता इसके क्या प्रोस है क्या कौन से। लेकिन हाँ, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए सेलेनियम वेब ड्राइवर अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो। जो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये ओपन सोर्स है, आपको किसी भी तरह की लाइसेंसिंग की नीड नहीं है इसकी। ओके। अब हम आते हैं लाइसेंस
लाइसेंस टूल पे। अगर आपकी कंपनी, आपका क्लाइंट अगर वो अग्री है कि वो कुछ सर्टेन अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं लाइसेंस पे, तो लेट्स गो फॉर द लाइसेंस। अब लाइसेंस में आजकल जो आपने यूज किया LCNC, हाँ, आजकल इस टर्म को यूज करते हैं ना, लो कोड नो नो कोड कट या जी। नो कोड लो कोड कर। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का एस्पेक्ट क्या है। अभी जो करंट सिचुएशन मैंने फेस की वो ये थी, जो रिक्वायरमेंट थी हमारे पास वो ये थी कि हम चाहते हैं कि इस वक्त हमारी टीम में जितने भी लोग हैं वो सारे 2 से 3 साल एक्सपीरियंस वाले थे, और सारे के सारे मैनुअल टेस्टिंग वाले। ठीक है। ठीक है। और अभी कुछ BA जो थे, BA साथ में QA का भी काम कर रहे थे। ओके। ठीक है। सो आवर रिक्वायरमेंट वाज कि हम मैनुअल जो QA हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर दें, उनको हम स्विच करवा दें ऑटोमेशन प्रोफाइल में। साथ ही साथ जो हमारे BA हैं, बिजनेस एनालिस्ट वाले जो प्रोफाइल वाले जो लोग हैं, उन्हें भी हम स्विच करवा सकें इधर। ठीक है। तो आई थिंक इस सिचुएशन में जो ज्यादा सूट होने वाला हमारे लिए था वो लो कोड नो कोड टूल ही था। ठीक है। तो वी रिकमेंडेड कि हमें कोई लो कोड नो कोड टूल के लिए जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारे को लाइसेंस के लिए जाना है और लो कोड नो कोड के लिए जाना ठीक है। है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये तो हमने कर लिया, अब इस कैटेगरी में 4 से 5 हमारे पास ऑप्शंस थे, हाँ। तो हम किस ऑप्शन पे जाएं, राइट? तो जब यहाँ पे लाइसेंसिंग की बात आती है तो अलग अलग टूल्स की लाइसेंसिंग जो प्राइसिंग है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे आप कंपेयर करो उनके अंदर कि ये वाला टूल X प्राइस ले रहा है, ये वाला टूल X+1 ले रहा है, या X+10% ले रहा है, X+20% ले रहा है। तो whichever suits to you, whichever suits to your client, basically it is something which directly comes from customer's pocket, है ना? तो मतलब ये सारा फाइनेंशियल थिंग है। तो यहाँ पे जो आपको बेस्ट सूट करता है, जो आपका बजट है, आपके बजट के अकॉर्डिंग अगर ये सूट कर रहा है, तो जो भी आपको टूल लेना है वो आप ले सकते हैं। बट हाँ, मतलब आई वोंट गो एनी मतलब किसी स्पेसिफिक को मैं यहाँ नहीं पॉइंट करूंगा, लेकिन हाँ, इस वक्त जो सेल्स फोर्स के टर्म्स में हम बात करें तो एक तो कोपाडो CRT जिसको हम बोलते हैं, कोपाडो रोबोटिक टेस्टिंग, वो काफी डोमिनेंट है। साथ ही साथ प्रोवर। ओके। तो ये जो दोनों टूल्स हैं जो मैं समझ पाया वो ये है कि सेल्स फोर्स की रिलीजेस को सपोर्ट करते हैं ये, और सेल्स फोर्स के काफी स्पेसिफिक हैं। तो मतलब दूसरी टेक्नोलॉजीज के लिए भी काम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल सेल्स फोर्स के एप्लीकेशंस को ही ऑटोमेट कर सकते हो उनके थ्रू, दूसरों को भी कर सकते हो। बट एक इन्होंने एक फ्लेवर ऐड किया है कि हम सेल्स फोर्स स्पेसिफिक रिलीजेस को सपोर्ट करते हैं, ताकि जो आपके ऑटोमेशंस बने हुए हैं दे वोंट बी गोइंग डाउन आफ्टर सम रिलीजेस या आफ्टर एनी चेंजेस। तो ये चीज है। इसके अलावा सेलेनियम की बात करें तो जो जो अच्छा पॉइंट है सेलेनियम का, एक तो लाइसेंसिंग वाला है, ओपन सोर्स है। दूसरा, अगर आपने सेलेनियम पे काम किया है, आई एम वन ऑफ देम, आपने अगर सेलेनियम पे काम किया है तो यू आर कंफर्टेबल विद एनी टूल इन द वर्ल्ड। कोई सा भी टूल हो, यू कैन इजीली ग्रैब दैट। अब ठीक है, प्रोस एंड कॉन्स वापस है वो डिबेट वाला पॉइंट हो जाएगा कि LCNC वाले जो लोग हैं वो वेब ड्राइवर को कितना इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे आगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये फॉर श्योर है कि जिन्होंने कोडिंग लिखी है, जिन्होंने हार्ड कोड किया है अच्छे से चीजों को, वो LCNC को बहुत ही इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे। तो इट इज अगेन डिपेंड्स ऑन, मतलब थोड़ा कॉन्टेक्सचुअल है, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में इन्वॉल्व करना चाहते हो, ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते हो स्पेसिफिक कोडिंग या डेवलपर साइड लोगों की, तो आप NCLC पे जा सकते हो। आपके पास लाइसेंस का कंस्ट्रेंट है, आप पैसा नहीं खर्चना चाहते हो लाइसेंस पे, और आपके पास सर्टेन कुछ एक रिसोर्सेज हैं जो कि कोडिंग साइड में भी अच्छे हैं टेस्टिंग के साथ साथ, तो यू कैन चूज। आई मीन दैट इज ऑल योर कॉल। ओके सर, अब इसी में थोड़ा सा चीजों को आते हैं, क्योंकि टूल्स पे और टेक्नोलॉजीज पे ना जब तक POC ना हो तब तक पता नहीं चलता। और जब POC की बात होती है तो पहली बात ये है कि जो टूल्स हैं वो खुद में एक प्रोडक्ट है, और सेल्स फोर्स भी अपने अपने एक प्रोडक्ट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम अभी टेस्टिंग टूल्स को समझ लिया कि डिपेंड क्या करता है, कि क्लाइंट से अप्रूवल भी एक सबसे बड़ा डिपेंडेंसी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट भी एक डिपेंडेंसी आ गई। नंबर ऑफ टीम मेंबर्स वन ऑफ द डिपेंडेंसी आ गई। कितने महीने के लिए वो क्लाइंट से साइन हुआ है, और पर्टिकुलर ROI टूल को परचेज करने पर अगर मैं एज अ कंपनी वेंडर कंपनी ले रहा हूँ, वो भी फैक्टर आ गया। एक फैक्टर मेरे पास ये भी आ गया कि मैं सिर्फ मेरा पर्टिकुलर जो क्लाइंट है वो इंटीग्रेशन के साथ आया, मान लो वो पर्टिकुलर एक इंटीग्रेशन सपोर्ट वन ऑफ द टूल नहीं कर रहा,
वहां फेलियर आ गया। तो ये एस्पेक्ट्स पे तो हमने अभी डिस्कशन कर लिया कि ये दीज आर द फैक्टर्स जो डिपेंडेंसी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। बट सर सेल्स फोर्स की बात करें ना, तो ना रिलीजेस बहुत आती हैं, तो रिलीजेस के साथ अपडेट्स आते हैं। अपडेट्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कुछ नया आने वाला है और कुछ पुराना जाने वाला है। बट टेस्टिंग को लेके ना कभी कुछ अपडेट नहीं आता जनरली। टेस्टिंग में तो ये होता है कि डेवलपर बता देगा अरे अब वो ना चला गया, तुम वहां से जाके देख लो, नहीं है तो सेल्स फोर्स की डॉक्यूमेंटेशन पे जाके ना आप देख लेना। ये ना शुरू से एक रास्ता बना दिया गया है, किसी से भी पूछो तो वो यही बोलेगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना। बट सर आज के टाइम पे ना जेंजी का जमाना है थोड़ा सा। तो अगर हमसे कोई पूछे, मेरे से कोई पूछे टेस्टिंग क्या है, तो मैं बोल दूंगा अच्छा टेस्टिंग समझनी है, किसी भी ऐप को खोलो, उसके लॉगिन पे पहले अपना ना कुछ भी हाथ पर चलाओ, मंकी टेस्टिंग करो, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करो। सबसे बड़ी लर्निंग ही वही है, क्योंकि मैंने उसको थ्योरेटिकल टेस्टर की जगह प्रैक्टिकल टेस्टर बना दिया। गो टू रिसोर्स मेरा बन गया। सर सेल्स फॉर टेस्टिंग के लिए मैं अपने आप को किस तरीके से अपडेट रख सकता हूँ, क्योंकि एज अ प्लेटफॉर्म आई एम अपडेटिंग माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थिंग्स। Salesforce Ben is there, Apex Hours is there, automationchampion.com is there, dydc.com is there। मेरे पास कितना डेटा है, बट इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग नो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है मेरा एक। तो मैं कहाँ से उसको टेस्ट करने के लिए समझ सकता हूँ? मैं वो जमाने में तो नहीं जीना चाहता कि ना डेवलपर बताएगा फिर मैं टेस्ट केस लिखूंगा फिर टेस्टिंग होगी। वो तो बड़ा और पुरानी अप्रोच होगी। जमाना ये है कि यूजर स्टोरी के साथ ही टेस्ट केसेस बन गए हैं, टिकट मिलते सर एग्जीक्यूशन है। सो ये वाले के ऊपर मैं कॉल जानना चाहता हूँ, क्योंकि आर्किटेक्ट माइंडसेट में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से ज्यादा कितने नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आपके साथ बैकअप में है ना, वो बहुत मैटर करते हैं। तो मैं इसके ऊपर आपका कॉल जानना चाहता हूँ। गंदर, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका हम्म, कि डेवलपमेंट के लिए तो तरह तरह के वेबिनार्स होते हैं, तरह तरह के वेबसाइट्स फॉलो कर लेते हैं, लेकिन हाँ, आई थिंक ये एरिया अभी भी ऐसा है जहाँ पे काफी इम्प्रूवमेंट की नीड है। हम्म, और जो अभी मैं फॉलो करता हूँ वो यही है कि जो सेल्सफोर्स की रिलीजेस हैं वो हो हम्म, गया, कुछ यूट्यूब चैनल्स में फॉलो करता हूँ हम्म, वहाँ पे हो गया, हम्म, क्योंकि जो एक आई वुड से जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड वाली जो हमारे अंदर होता है जिससे हम चीजों को समझते हैं इजीली, वो ये है कि बजाय की चीजों को पढ़ने के हम अगर कोई वीडियो देखते हैं तो हमें हम्म, ज्यादा समझ में आता है, कोई बोल रहा होता है तो हम ज्यादा अच्छे समझते हैं। तो हम्म, मैं पर्सनली वीडियोस को फॉलो करता हूँ, यूट्यूब पे ओके, कुछ चैनल्स हैं, वहाँ पे मैं जाता हूँ, उनको फॉलो हम्म, करता हूँ। या हम्म, नेटवर्किंग भी एक काफी अच्छा फैक्टर है इसमें, मेरी जो नेटवर्किंग है लोगों से, ट्रू, उनसे मैं डिस्कस करता हूँ डायरेक्टली, हम्म, ओके यार मुझे थोड़ा सा बताओ इसके बारे में, ये क्या हम्म, चेंजेस आए हैं। अब हम्म, मुझे पता चला ठीक है अभी जैसे साल में 3 रिलीजेस आती हैं, तो यूजुअली ठीक है लोगों से जो है फेस टू फेस डिस्कशन हो जाए, या हम्म, फिर यूट्यूब पे वीडियोस अपन ने देख लिए, उसके थ्रू मैं इस चीज को गैदर करता हूँ। ओके, बट हाँ, आई स्टिल बिलीव कि यहाँ पे देयर इज अ बिग स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जो कि होना चाहिए। ओके। सर अपडेट रखने के लिए मेरे पास मल्टीपल फॉर्म्स मेरे पास है। मुझे सिर्फ इंटरनेट का यूज करना आना चाहिए। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंजीनियरिंग प्रोफाइल, वेदर इट इज डेवलपमेंट, टेस्टिंग, बिल्कुल। स्टफ लाइक दैट। थोड़ा सा सर एक और नीचे थोड़ा सा जाना चाहूंगा इस पर्टिकुलर चीज में डीप। जब हम बात करते हैं ना प्रैक्टिसेस की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि काम हम्म, करने का क्या है, क्योंकि अगर मेरी नेट में अच्छी प्रैक्टिस होगी तो मैं ऑन ग्राउंड भी मेरे को बॉल की विजिबिलिटी अपने अकॉर्डिंग मेरा बैट आएगा और मैं बाउंड्री पे मेरी बॉल जाएगी। वो कैसे आएगी? जब तक बिल्कुल मेरा कंसंट्रेशन लेवल एकदम क्लियर नहीं होगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। क्योंकि कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग ढंग से करते हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। यानी कि बिल्कुल प्रोजेक्ट मैंने भी बनाया है, प्रोजेक्ट ए ने भी बनाया है, प्रोजेक्ट बी ने भी बताया है। ए ने ए सिर्फ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, बी प्रोजेक्ट तो बता रहा है, अपना वैल्यू क्या ऐड करा है टेस्टर, उसने वो चीज बताई, तो बी की वैल्यू हमेशा मेरे से ज्यादा हो रही है। तो मैं ऐसी कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फ्रॉम डे वन एज अ सेल्स फोर्स टेस्टर अडॉप्ट कर सकता हूँ आपके इतने रिच एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि गंधर्व अगर यू हैव टू सर्वाइव इन दिस इकोसिस्टम फॉर अ लॉन्गर रन, यू हैव टू मेक श्योर दैट आप ये वाली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। प्रैक्टिसेस जैसे डेवलपमेंट के लिए बात करें तो कोड का इंडेंटेशन, कमेंटिंग, इधर उधर का क्लासेस क्लासेस ना हिली हो, हर चीज सेपरेशन हो बट इंटरलिंक्ड हो आपस में, और कोड की रीडेबिलिटी हो और रीयूजेबिलिटी हो, ये डेवलपमेंट फैक्टर्स होते हैं। बट मैं कौन सी सेल्स फॉर्स की हुए प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकता हूँ ऑन डेली बेसिस, क्योंकि एट द एंड हर कंपनी को यही चाहिए कि मेरा रिसोर्स कितना प्रोडक्टिव है। ओके। सो गंधर्व, ये
जो क्यूए वाला एस्पेक्ट है, ये सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो होना चाहिए वाई से, WH वाई। एग्जैक्टली। जब भी आपके पास में कोई भी स्टोरी आती है, तो मतलब मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, स्टोरी आई, लिखा है, उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, बात खत्म। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। जो सबसे पहला पॉइंट है वो होता है वाई, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर हमें पता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डेवलपिंग द कस्टमर माइंडसेट इन आवर, आई मीन हम अपने दिमाग में कस्टमर का माइंडसेट कहीं ना कहीं लेकर के आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और हम ये क्यों कर रहे हैं, यानी कि क्या अचीव करना चाहते हैं, राइट, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, एंड व्हाट वी वांट टू अचीव, आई मीन हाउ वी आर हेल्पिंग अ कस्टमर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एंड हाउ वी आर हेल्पिंग इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये जो वाई और व्हाट वाली चीज है, ये आपके पास में हमेशा इसका आंसर होना चाहिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। अगर हमारे पास में दो चीजें आ जाती है, दैट मीन्स हमने जो जो सबसे आई वुड से 70 या 80% जो जर्नी है वो अपन ने वहीं कवर कर। ओके। रेस्ट ऑफ जो 20% है वो अबाउट एग्जीक्यूशन, डेफिनेटली इट इज अबाउट टेस्ट के सिनेरियोज ऑल्सो। जब हमने वाई और व्हाट का पता लगा लिया, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, यानी कि हमने कस्टमर माइंडसेट हमने अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ले आए हैं। उसके बाद जो टेस्टिंग माइंड है, जिसको मैं कहूँगा एक्चुअल क्यूए है, दैट इज अबाउट राइटिंग द टेस्ट सिनेरियोज। ओके। जो सिनेरियोज आएंगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आएंगे, और अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी, व्हाट एंड व्हाई, इन दो वर्ड से बनेगी। आपको इन दोनों चीजों का पता हो गया तो आप अकॉर्डिंगली उनको समझ करके और अपने टेस्ट केसेस लिखो। ओके। टेस्ट केस बोले तो टेस्ट सिनेरियोज, आई मीन टेस्ट सिनेरियोज मींस उसका सुपरफिशियल वन लाइनर सिनेरियोज लिखोगे कि हमारे को ये एग्जीक्यूट करना है, ये एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। इसके बाद जो अगली प्रैक्टिस है वो ये है, वंस यू आर डन विद योर सिनेरियोज, you connect with development team or BA team, whoever is giving you the requirements, along with the developers, along with the developers। उसमें क्या होगा, when product comes to know कि यार इन्होंने ये सिनेरियो बताया है, हो सकता है बहुत सी बार ऐसा होता है, इट इज वेरी कॉमन कि जब आप सिनेरियोज लिख ले, लेट्स से आपने 20 सिनेरियोज लिख लिए, आप BA के साथ में डिस्कस कर रहे हो, मैंने 20 सिनेरियोज लिखा, अपन बैठ करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है आ जाओ। वो बोलता है अरे यार ये जो 3rd नंबर वाला सिनेरियो है ये तो मैंने सोचा नहीं था। अब वो फंस जाएगा यहाँ पे कि ये स्टोरी का पार्ट है या नहीं है, बट दिस इज योर क्वालिटी, you are helping him in order to explore the functionality and explore the product, and that is what actual QA means। This is where you are doing the analysis of the overall product and the requirement। तो ये जो दो चीजें हैं, सबसे पहले कस्टमर माइंड से डेवलप करके, उसके बाद सिनेरियोज को लिखना, और फिर थर्ड उनको डिस्कस करना, ताकि जो गैप्स हैं वो आपको उसी वक्त पता लग जाएंगे, और जो आप कहते हैं ना जो क्यूए का डोमिनेंस होना चाहिए टीम में, वो उसी जगह निखर के आता है कि यार ये सिनेरियोज तो हमने सोचे भी नहीं थे। डेवलपर क्या बोलता है हमेशा, यूजुअली मतलब रिगार्डलेस एनीथिंग, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीवन, कि यार ये तो स्टोरी में लिखा हुआ नहीं था। एग्जैक्टली। तो मेरा क्वेश्चन उनसे यही होता है, यार स्टोरी में जो BA है वो हमेशा हाई लेवल थिंग लिखेगा, ही विल नॉट राइट द टेस्ट केसेस। अदरवाइज अगर वही टेस्ट केस लिखने लग गया तो हमारा काम क्या होगा। समझ रहा हूँ। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो यही हैं कि आप कस्टमर वाला माइंडसेट डेवलप करें, टेस्ट सिनेरियोज जरूर राइट करें, एग्जीक्यूशन आप टीम में किसी जूनियर को देंगे वो भी कर देगा, लेकिन एग्जीक्यूशन में करना क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए, और वो कब मालूम होगा, जब आपका माइंडसेट कस्टमर वाला हो, है ना। तो ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये मतलब मैं इनको बहुत ही अच्छे से फॉलो करता हूँ, रिलीजियसली फॉलो करता है, बहुत ही अच्छे से। इनके बिना एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता नहीं है। टीम के अंदर अगर कोई एग्जीक्यूशन कर रहा है तो आई फर्स्ट सी, ओके शो मी द सिनेरियोज, अगर सिनेरियोज हैं इट शुड बी देयर इन देयर हैबिट एक्चुअली। तो अगर उनके डे 1 से उनकी प्रैक्टिस में है ये, तो यू आर एक्चुअली promoting some people who are going to be very good QA in upcoming time। तो इस तरह से आप अपने टीम्स को, अपनी जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी एनकरेज कर सकते हैं चीज। ओके सर, आपने यहाँ पर एक चीज बोली कि डेवलपर ने बोला BA ने तो यूजर स्टोरी में लिखा नहीं था, टेस्टर का काम तो फिर खत्म हो जाएगा अगर BA ने वहाँ पे टेस्ट केसेस लिख दिए तो। सर इसी में एक और चीज आती है कि कभी कभी यहाँ पर ना एक्सक्यूज के ऊपर बात होती है, ये बग नहीं है, ये फीचर है। ये भी हम यहाँ पर एक चीज को कर देते हैं कि ये भी चीजें होती हैं
बट इन चीजों से काउंटर करने के लिए आपके पास हर चीज का जस्टिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट्स सब कुछ होना चाहिए, कॉन्वर्जेशन, जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। सर अब मैं थोड़ा सा और ना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के ऊपर जाना चाहूंगा। अप्रोच यहाँ पर मतलब टेस्टिंग अप्रोच नहीं, मैं फ्यूचर जानना चाहूंगा सेल्सफोर्स क्यू आर्किटेक्ट के ऊपर भी क्या कोई प्रोफाइल होती है, क्योंकि मैंने मेरे लिए मेरे एक्सपीरियंस में मैंने इससे ऊपर प्रोफाइल अभी नहीं देखी है। और अभी आप इसको कर रहे हो और आपको ही पता है कि ये बहुत चैलेंजिंग जो है, एक मिला है आपको कि चैलेंज है। तो इसको आपने किस तरीके से एक तो लिया चैलेंज को, और आपको लगता है कि जितने टाइम से आप एज अ सेल्सफोर्स क्यू आर्किटेक्ट काम कर रहे हो, इसके ऊपर भी क्या कोई प्रोफाइल आएगी कि नहीं आएगी? आई थिंक जो मैंने अभी कंपनीज में, डिफरेंट कंपनीज में जो स्ट्रक्चर देखा है वो यही है कि हम्म। सेल्सफोर्स क्यूए आर्किटेक्ट के बाद में या तो आप मैनेजरल यानी कि पीपल मैनेजमेंट वाली साइड में चले जाते हैं, अगर आप जाना चाहते हो तो उस एरिया में जा सकते हो। ओके। या फिर अगर आप क्वालिटी वाली फील्ड को यानी कि जो अभी आप काम कर रहे हो टेक्निकल साइड उसी को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट। ओके। डिलीवरी लीड वाला पार्ट एक होता है जो कि मैनेजरल प्लस डिलीवरी लीड वाला, मतलब एक ही एरिया है, पीपल मैनेजमेंट प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट हो गया। ओके। और जो दूसरा है, अगर आपको इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर प्लस टेक्निकल साइड को एक्सप्लोर करने वाला जो पीस है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बट आई थिंक जो नेक्स्ट लेवल है वो फिर डिलीवरी लीड या फिर मैनेजर वाला होगा, ओके। सर मैं थोड़ा सा ना पीपल मैनेजमेंट। इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जब तक इंटरव्यू देंगे नहीं तो प्रोफाइल तो मिलेगी नहीं। तो मतलब मैं यहाँ पर अब आपको एज एन इंटरव्यूअर माइंडसेट से थोड़ा जानना चाहूंगा, जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हो सेल्स फॉर टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए, क्योंकि आर्किटेक्ट के लिए तो अब समझ आ गया कि वो तो पहले टेस्टर अपना एक्सपीरियंस लेगा तब आर्किटेक्ट बनेगा, बट हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफाइल जो जाएगी वो थर्ड या फोर्थ राउंड आपका ही होगा मैनेजरियल से पहले, आपकी टीम में हायर करने के लिए। तो आपकी क्या चेकलिस्ट होती है जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हो सेल्स फॉर टेस्टिंग का, क्योंकि ये भी बहुत सवाल है। क्योंकि नेट पे हम देखें तो मैनुअल टेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, इन ऑर्डर टू क्रैक एनी इंटरव्यू, वो तो पीडीएफ तो अवेलेबल हो ही जाती है, जिसमें पीडीएफ में ये लिखा होता है व्हाट इज टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, कैटेगरीज ऑफ टेस्टिंग, व्हाई नॉट टेस्टिंग, टेस्टिंग वर्सेस डिबगिंग, टेस्टिंग वर्सेस डेवलपमेंट, एसडेट वर्सेस फुल स्टैक टेस्टर, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, जीरो रेलेवेंस है। आपका क्या अप्रोच रहता है? आप प्रैक्टिकली ज्यादा जाते हो, एडमिन कॉन्सेप्ट पे जाते हो, कैसे जाते हो, मैं ये जानना चाहता जो मेरा अप्रोच है, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि जो 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा है, हूँ। बंदी है, क्या उनको सेल्सफोर्स इकोसिस्टम की नॉलेज है या नहीं। जो बर्ड हम्म। आई व्यू जिसको अपन बोलते हैं, बर्ड आई व्यू यानी कि ऊपर से हाँ। कैसा दिख रहा है। मैं डेप्थ में यूजुअली बहुत ही आगे के राउंड पे जाता हूँ। हम्म। सबसे पहले मैं यही कोशिश करता हूँ जानने की कि उसको सेल्सफोर्स इकोसिस्टम का नॉलेज है या नहीं। ओके। इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ सेल्सफोर्स इकोसिस्टम मींस यू नो एक्चुअली कि ये है क्या और इससे हम्म। हम क्या अचीव करने जा रहे हैं, हम इसमें हम्म। डेटा कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम्म। कस्टमर की क्या प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। अगर आप बोलते हो कि मैंने सेल्स क्लाउड पे काम किया है तो सेल्स क्लाउड है क्या आपको ये मालूम होना चाहिए। हाँ। आपके प्रोजेक्ट में क्या था मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आपने हम्म। क्या प्रोडक्ट बनाया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सेल्स क्लाउड है क्या और ये कस्टमर को कहाँ और कैसे हेल्प कर रहा है, आई वॉन्ट टू नो। ओके। अगर आपको ये पता है तो आई वुड अंडरस्टैंड कि आपको बेसिक पता है। बेसिक बोले तो आपको एबीसीडी पता है। अगर आपको एबीसीडी पता है तो सेंटेंसेस और मीनिंग्स आप इजीली बना दोगे, समझ भी जाओगे इस मीनिंग का क्या मतलब है। हाँ। लेकिन ए से जेड तक जो अल्फाबेट्स है वो आपको पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे से, राइट। ओके। अगर आपने सीपीयू में काम किया तो आपको कोड पता होना चाहिए, कोड है क्या, हम्म। राइट। जब मैं पूछता हूँ लोगों से कि कोड है क्या तो बोलते हम्म। हैं सिस्टम के अंदर सीपीयू होता है, सीपीयू में हम कोड बनाते हैं। हम्म। कोड है क्या, आप मुझे रियल वर्ड में बताओ। आप सेल्स फोर्स को भूल जाओ, आप सीपीयू को भूल जाओ, कोड को हम रियल लाइफ में कैसे समझेंगे, आप मुझे इसका एग्जांपल देखिए। ओके। तो दीज आर द थिंग्स विच टेल्स यू कि इसको सेल्स फोर्स के ये जो टर्म्स हैं वो, या फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी सॉलिड है उन लॉजिक को लेकर के, उन टर्म्स को लेकर। तो ओके। आई थिंक ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम्म। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है आपका, यू कैन लर्न एनीथिंग, है ना। ओके। अभी सेल्स फोर्स के अंदर कुछ भी नई चीज आती है तो आई लव टू लर्न एंड आई आई फील हम्म। मोर इंटरेस्टेड, क्योंकि फंडामेंटल अगर आपके अच्छे हैं तो यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ट्रू। एंड सर मैं थोड़ा सा पॉडकास्ट को समराइज कर देता हूँ अपने लास्ट क्वेश्चंस पर जाने से पहले, कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ों को डिस्कस किया। हमने स्टार्ट किया आपकी जर्नी, फॉलो बाय हमने ये डिस्कस किया कि सेल्स फोर्स क्यू आर्किटेक्ट होता क्या है, उनका डे कैसे स्टार्ट होता है, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू की चेकलिस्ट, डेवलपर टेस्टर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, वर्किंग ऑन माई मशीन, बग वर्सेस फीचर, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा लाइन लाइट मतलब एक्सप्लेन किया आपके एक्सपीरियंस से कि
क्या है वो जानने और समझने का कोशिश किया। उसके बाद हमने इन चीजों पे बात किया कि ए वर्सेस बी, यानी कि प्रोजेक्ट बनाए और प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने, दोनों में कितना फर्क होता है। आपको एज अ टेस्टर किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करना है पर्टिकुलर सेल्सफोर्स टेस्टिंग में। सेल्सफोर्स टेस्टिंग का फ्यूचर किस वे में जा रहा है, कि जैसे अब क्यूए आर्किटेक्ट मेरे लिए बहुत नई प्रोफाइल थी जो मैंने सुनी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं एक ये कहीं ना कहीं कुछ नया आ रहा है, तो मेरे लिए वो एक लर्निंग मिली यहाँ से। उसके अलावा हमने ये बात करी कि आपने किस तरीके से सेल्सफोर्स के बेसिक्स, किस तरीके से प्रैक्टिसेस को आपको फॉलो करना है। तो अभी तक हमने इस पूरे पॉडकास्ट में ये सब चीजें कर ली। सर ये क्वेश्चन मेरा इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है। मैं बेसिकली आपसे एक स्पेशल मैसेज जानना चाहता हूँ फॉर ऑल दोस व्यूवर्स जो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कि सेल्सफोर्स टेस्टिंग में किस तरीके से अपने को अपस्किल रखा जा सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर मैं आपका भी जानना चाहता हूँ। हम्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि आपको सेल्स फोर्स इकोसिस्टम पता होना चाहिए। सबसे पहले हम्म। सेल्स फोर्स इकोसिस्टम है क्या, ये कस्टमर को कैसे हेल्प कर रहा है, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं, या फिर हम इनको क्लाउड कहते हैं, हाँ। सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, आइंस्टीन और हम्म। एनालिटिक्स वगैरह वगैरह। हम्म। ये डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स करते क्या है, तो आपको एक वर्ड आई भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जब हम्म। आप टेस्टिंग में घुसते हो, हम्म। तो जो हर साल 3 रिलीजेस आती हैं, हम्म। मैं नहीं कहूँगा कि आप बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाओ, लेकिन हम्म। हाँ, टेस्टिंग साइड से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। हम्म। अब वो आपकी टेस्टिंग को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। इसके अलावा जो नई रिलीजेस में क्या क्या चीजें आ रही है, जैसे आज अपन बहुत ही जेनरिक टर्म है और बहुत ही ट्रेंडिंग भी है, एआई। ये। अभी जो है आइंस्टीन के साथ में एआई का जो है, इन्होंने चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन किया है, राइट। हाँ। तो वो चीजें हैं क्या। तो ये चीजें जानने के लिए आप इंटरेस्टेड रहने चाहिए हो, एंड यू शुड वर्क इन सच ए वे कि अगर आप इन चीजों को लेकर के अवेयर हो, दैट मीन्स ये आपको अपनी टेस्टिंग स्किल्स में आने वाले टाइम पे हेल्प करेंगे। मैं ओके। अभी चैट जीपीटी के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं उसके। हाँ। लेकिन हाँ, आप अगर इसको अच्छे से जानते हो, इन अपडेट्स को अच्छे से जानते हो, तो आने वाले टाइम पे आप इनसे बहुत ही अच्छे से हेल्प भी ले सकते ओके। हो। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग, राइट, कि आज की तारीख में हम चैट जीपीटी को कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। इवन टेस्टिंग में भी हम काफी अच्छे से यूज कर पा रहे हैं आज की तारीख में। हाँ। बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल, आई वुडंट recommend it for any kind of fresher person or 1 or 2 years of person। लेकिन ओके। हाँ, इस तरह की जो अपडेट्स हैं उसके बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए। हाँ। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि सेल्स फोर्स और नॉन सेल्स फोर्स दोनों पे इक्वली अप्लाई होते हैं, जो कि मैंने हाँ। आपको भी लास्ट एग्जांपल दिया है ना, जी। टेस्ट केस राइटिंग वाला, हम्म। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच वाला। हम्म। उसके बाद में बाकी चीजें बाद में आती है, राइट। तो ये वाली जो अप्रोचेस हैं, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, यू शुड अडेयर विद देम वेरी रिलीजियसली। बिल्कुल चिपक के चलना है इन चीजों के साथ। अगर आप इन चीजों के साथ में, इन फंडामेंटल्स के साथ में चिपक के चलेंगे, तो हम्म। यू विल ऑलवेज बी इन विन विन सिचुएशन। ट्रू। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, कि हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कस किया। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग, इट रियली मींस लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू टू, गंदा, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। सेम हियर सर।